Dear students, today we'll be starting electrolysis. आज हम पढ़ेंगे electrolysis. We have already done electrochemical cell. Electrochemical cell was a device which converts chemical energy into electrical energy. अब हम ऐसी डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो केमिकल एनर्जी बनाती है. तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, हम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. What do you mean by electrolysis? तो देखो बेटा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ phenomenon in which electrical energy is converted into chemical energy. Is converted into chemical energy. तो मेरे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे बेटा. अब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके सम केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे या कुछ केमिकल्स को बनाएंगे, कुछ एलिमेंट्स को निकालेंगे, ठीक. तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. देखो बेटा, इसको समझाने के लिए हम पहले आपको एक रॉ एग्जांपल से शुरू करते हैं बेटा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक. हम सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? which conduct electricity in their molten or aqueous state. इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं, कहते हैं conducts electricity in their molten or aqueous state. इन देयर मोल्टन और एक्वस स्टेट. तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन देयर मोल्टन और इन देयर एक्वस स्टेट. और हम इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं? जहां से करंट पास ऑन हो. करंट कहां से पास होगा? इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा. इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है. क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस. तो पहला हमने जो केस लिया बेटा, केस वन में ले रहा हूं मोल्टन NaCl. ठीक है. मोल्टन NaCl का मतलब क्या है कि हमने इसको पिघला दिया. तो मोल्टन NaCl जो होगा उसमें होगा क्या? हमने यहां पे मोल्टन NaCl के लिए एक छोटा सा वेसल ले लिया. See, this is a vessel I have taken. इलेक्ट्रोलिसिस का ये सेटअप है, ध्यान से समझिएगा. और इसके अंदर मैंने क्या किया? मोल्टन NaCl डाल दिया. मोल्टन NaCl. जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इसको मेल्ट करेंगे so it will break up into Na1 positive and Cl1 negative. प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कर दो. मुझे आपके घर की आवाजें सुनने का कोई शौक नहीं है मेरे बच्चों. ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर?
तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है, मोल्टन NaCl का करना है। मोल्टन NaCl में हमने क्या डाला, NaCl को मेल्ट कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज देयर। ठीक, इस मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वी हैड सम प्रॉब्लम्स। तो पहले हम ये समझेंगे कि मोल्टन NaCl की प्रॉब्लम क्या है, ठीक, ताकि हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से कर सकें। देखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी? प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि NaCl जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज टू हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज टू हाई। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर बेटे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया तो इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस अगर मोल्टन की करनी है तो ये पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कि मेल्टिंग पॉइंट इज टू हाई। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि बेटा सोडियम और क्लोरीन, जब NaCl बेटा इसको हम चेंज करेंगे आगे, तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा, और ये सोडियम और क्लोरीन अगर आमने सामने आ जाए ना बेटा, तो सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑटोमेटिकली दे विल रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। क्या बोलेंगे? सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। ठीक, पहली प्रॉब्लम हमारे पास आई कि मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आई कि NaCl जो है, दे रिएक्ट, Na और Cl, क्लोरीन और सोडियम, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। ठीक, तो अब इन दो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक आदमी था जिसको बोलते थे डाउन। बंदे का नाम डाउन था, मैं क्या करूं, है ना भाई? तो हमने एक सेल डिजाइन किया जिसको बोला जाता है डाउन सेल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी और इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे। डाउन सेल, ठीक, अब डाउन सेल में हमने क्या किया कि हमने एक कंपार्टमेंट ले लिया, मतलब एक वेसल ले लिया। ठीक, अब इसके वेसल के अंदर हमने क्या किया बेटा जी, हमने यहां पर एक स्टील का डोम लगा दिया बेटा। डोम समझते हैं तुम लोग? ऐसे करके स्टील का एक डोम लगा दिया। ठीक है जी। अब ये जो स्टील का डोम था, आप ध्यान से देखिए, कंप्लीट नहीं है, यहां नीचे वायर मैश होगी, यानी यहां पे हमने जाली सी लगा दी ताकि इलेक्ट्रोलाइट सारी जगह फ्लो कर सके। ठीक है, ये वेसल लिया, और ये वेसल के अंदर ये क्या लिया हमने, ये लिया स्टील का डोम, स्टील डोम। ठीक है जी। अब देखो बेटे, यहां पे हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम थी NaCl का मेल्टिंग पॉइंट वाज टू हाई। तो हमने क्या किया, यहां पे NaCl के साथ मिक्स कर दिया CaCl2। NaCl का क्या मिक्स कर दिया, CaCl2। अब CaCl2 के आयंस क्या होंगे, ज्यादा। बेटा NaCl के आयन कितने होते हैं, 2। CaCl2 के आयन कितने होंगे, 3। बेटा अगर आयन ज्यादा होंगे नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा था सॉल्यूशन में, नंबर बढ़ने की वजह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नंबर बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बढ़ा, एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लाइज एट द सेम टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का भी डिप्रेशन बढ़ा। यानी सिंपल बात, कुछ भी समझे ना समझे, CaCl2 decreases melting point of solution। ये सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी NaCl का जो बना होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, उससे हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो पहली प्रॉब्लम हमने दूर कर दी। अब हमने इसके अंदर ये सारा डाल दिया,
ये सारी जगह पे हमारे पास क्या है, सारी जगह पे NaCl, अंदर बाहर सारी जगह पर ये NaCl और CaCl2 मोल्टन है। ठीक, तो यहां पे हमने क्या डाल दिया, हमने यहां पे मोल्टन NaCl प्लस CaCl2 डाल दिया था। ठीक है जी। अब जो हमने NaCl मेल्ट किया, तो बेटे NaCl जो होगा that must have been broken in Na1 positive and Cl1 negative। क्यों जी, am I clear? ये NaCl किस में टूटा होगा, Na1 पॉजिटिव में, Cl1 नेगेटिव में। और उसी तरह CaCl2 जो होगा वो डिसोशिएट हुआ होगा किसमें, Ca2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे करके ये दो चीजें टूट गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड रख दिए बेटा, एक इलेक्ट्रोड इस डोम के अंदर रख दिया, एक इलेक्ट्रोड इस डोम के अंदर रख दिया। ठीक, और उस इलेक्ट्रोड को बेटे हमने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। बेटा अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर जो पॉजिटिव होता है ना बेटा, ठीक, वो एनोड होता है। ठीक, वो क्या होता है, एनोड होता है। ये एनोड हो गया, दिस विल एक्ट एज एनोड। क्यों, एनोड का एक्चुअल मतलब है ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे अनायंस आए। क्या बोला, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे अनायंस आए। अनायन नेगेटिव होते हैं, किस साइड जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव एनोड होगा मेरे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? ये वायर मैच से थोड़ा ऊपर रखेंगे, वायर मैच से थोड़ा ऊपर रखेंगे अपन। ठीक, क्लियर? जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद करो एनोड कैसा होता था, नेगेटिव। वहां कैसा होता था, नेगेटिव। वहां नेगेटिव क्यों होता था, वहां हमारी मजबूरी थी। मैंने कहा था कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट चलता था कैथोड से एनोड। इसलिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से जाते थे, नेगेटिव से। तो बेटे याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता था, नेगेटिव। वो मजबूरी थी हमारी लेना। लेकिन एक्चुअली एनोड का मतलब क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे अनायंस आए। अनायन नेगेटिव होते हैं, कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पे एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, इस डोम के बाहर वाली साइड पर हम दो इलेक्ट्रोड और लेंगे, डोम के बाहर वाली साइड को, यानी इस साइड ले लिया और इसको जोड़ दिया आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। इस साइड भी ले सकते हो, इसको भी उसी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है जी। और ये जो हो गया हमारे पास, ये कहलाएंगे आपकी बात कैथोड। कैथोड का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे कटायंस आए। बेटा कटायंस का कैथ और इलेक्ट्रोड का ओ मिला के बन गया कैथोड। तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, जीत प्लस इंदर जितेंद्र, है ना भाई, वैसे यहाँ पर कैट प्लस ओड कैथोड। ठीक है जी। और वैसे एन प्लस ओड एनोड। तो एनोड वो जहां अनायन आए। तो एनोड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अनायन कहां जाएंगे, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि अनायन कहां जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। क्लियर है जी? अब देखो हमने ये डाल दिया, अब क्या होगा, एट एनोड। ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहली बात आई एट एनोड। एट एनोड, एनोड कैसा है अभी बोलो, सर पॉजिटिव है। अब एनोड की तरफ वो आने लगेंगे जो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन है यहां पर, क्लोरीन है। नेगेटिव कौन है, क्लोराइड। तो यहां पे एनोड पे आ जाएंगे क्लोराइड।
ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्लोराइड आ गया ना बेटा, ये अनायन, ये एनोड कैसा था, एनोड ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है। और एनोड पे हमेशा होती क्या है बेटा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। मैंने तुम्हें बड़ी बार बताया, याद रखना अश्विनी सर का नाम, ठीक, AO, ऑक्सीडेशन occurs at एनोड, है ना भाई। तो सेल कोई मर्जी हो, लेकिन यहाँ पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। बेटे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, बेटे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन दिए और कैसा बन गया, Cl बन गया, Cl बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन निकल गया। गॉट इट और नॉट, समझ में आ गया बेटा जी, ठीक। ये प्राइमरी चेंज हो गया ऑक्सीडेशन, पर कल्ले क्लोरीन को डर लगता है, स्टेबल नहीं होता है, तो ये प्राइमरी चेंज से सेकेंडरी चेंज, क्लोरीन और क्लोरीन ऐसे और भी तो बने होंगे, अकेला यही थोड़ी बना है यहाँ पर, तो बड़े सारे क्लोरीन बने होंगे। ये दो क्लोरीन आपस में जब पाएंगे और क्या बना देंगे, Cl2, और Cl2 बनेगी कहां, ये Cl2 बनेगी बेटा हमारे पास इस कैथोड पर, और इससे ये Cl2 यहां से सीधे बाहर निकलेगी। तो ये इस इलेक्ट्रोलिसिस का पहला प्रोडक्ट रहा बेटा हमारे पास, क्या, Cl2, ये पहला इसका प्रोडक्ट रहा Cl2, ठीक। नाउ एट कैथोड, अब ध्यान से समझना, एट कैथोड, ठीक, कैथोड यहां पे है नेगेटिव, अब नेगेटिव की तरफ आने हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव थे दो, Na1 पॉजिटिव भी, Ca2 पॉजिटिव भी, दोनों। और कैथोड पे क्या होनी है बेटा, याद करो, कैथोड पे अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब बेटे रिडक्शन किसकी होती है, रिडक्शन उसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक। रिडक्शन किसकी होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है जी। अब बेटे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद आई, सर ने कभी करवाई थी, बोला ऐसे याद कर लो, कैसे कैसे कहा था सर ने, कहा ऐसा याद कर लो, लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, ये याद करवाया था आपको, बोलो याद करवाया था मैंने, लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है। देखो बेटे नीचे जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक। हमें बहुत ज्यादा देखना नहीं है, मेरे को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। नीचे जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो बेटा वही रिड्यूस होगा ना प्रेफरेबली, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो ज्यादा आसानी से क्या होगा, वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैंने सोडियम से नीचे वाला कोई ले लिया होता, सोडियम से नीचे वाला कोई भी ले लिया होता, तो बेटे यानी यहाँ पे मैंने MgCl2 ले लिया होता, तो रिडक्शन मैग्नीशियम की भी, मैग्नीशियम तो पॉजिटिव आयंस की हो जाती, क्यों, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही तो रिड्यूस होगा ना, और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यानी इससे नीचे वाले तो ले ही नहीं सकते थे इसमें, we could not take these, इसीलिए हम यहाँ पे NgCl2, AlCl3, ZnCl2 ऐसी चीजें नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसके कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना था और प्रेफरेबली वो रिड्यूस हो जाने थे। हम ले क्या सकते थे, हम ये ले सकते थे, ये ले सकते थे, इसका सॉल्ट ले सकते थे, इसका सॉल्ट ले सकते थे, इसका सॉल्ट ले सकते थे। देखो लिथियम का सॉल्ट हम लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि NaCl में भी दो आयन, लिथियम क्लोराइड में भी दो आयन, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए आयन का नंबर ज्यादा चाहिए, तो आयन का नंबर तो ज्यादा बनना नहीं, ऊपर से लिथियम क्लोराइड जो है वो वैसे ही कोवलेंट है, उल्टा इसने कंडक्टिविटी को कम करना था, ये ले नहीं सकते थे, ठीक है जी। फिर पोटेशियम, तो उसका भी KCl या कुछ भी लेते,
उसमें भी आयन हमारे पास क्या रहता है, सेम। तो बेटा जी ये भी नहीं ले सकते थे। बेटा बेरियम के सॉल्ट्स की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, टूटते नहीं आसानी से, तो ये भी नहीं ले सकते थे। अरे झक मार के आया कौन, कैल्शियम। इसीलिए हम यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट लिए, क्या कैल्शियम जाए, पर कैल्शियम सोडियम की जगह रिड्यूस ना हो पाए। रिड्यूस वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ कि सोडियम और कैल्शियम में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली सोडियम का है, जो नीचे आ रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब कैथोड की तरफ तो दोनों आयन चल पड़े, सोडियम भी और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दोनों चल पड़े। ठीक है जी, दोनों चल पड़े, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम 1 पॉजिटिव का, इसलिए प्रेफरेबली यहां पे रिड्यूस कौन होगा? सोडियम 1 पॉजिटिव। और रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें चेंज हुआ? सोडियम में चेंज हुआ। पर ये प्रोसेस कहां हुआ था? ये प्रोसेस हुआ कैथोड पे, यानी यहां पर सोडियम यहां बन रहा है, क्लोरीन स्टील वेसल के अंदर बन रहा है। इससे फायदा क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में स्टील की पार्टीशन है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में स्टील की पार्टीशन है, इसलिए वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हमने दूसरी प्रॉब्लम भी दूर कर दी कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और सोडियम के बीच में हमने स्टील का डोम लगा दिया है, स्टील का वेसल लगा दिया है। जब भी कैथोड और एनोड के बीच में मेरे बच्चों कोई पार्टीशन होता है, ऐसे सेल को हम नाम देते डायाफ्राम सेल। तो ये एक तरह का डायाफ्राम सेल है, ये एक तरह का डायाफ्राम सेल है। डायाफ्राम का मतलब क्या होता है बेटे? पार्टीशन। डायाफ्राम का मतलब है पार्टीशन। यहाँ कैथोड और एनोड में पार्टीशन होता है, तो जब भी कैथोड और एनोड में पार्टीशन कहीं पे भी होगा उसको डायाफ्राम सेल बोलेंगे। तो डाउन सेल इज एक्चुअली अ डायाफ्राम सेल, जहां पे कैथोड और एनोड के बीच में पार्टीशन है। तो कैथोड का प्रोडक्ट और एनोड का प्रोडक्ट ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं बेटा। हम यहां से सोडियम को बाहर निकाल सकते हैं कैथोड से और सीधे इसको स्टोर कर देंगे किसके अंदर? केरोसिन ऑयल में। क्लोरीन को यहां सीधे यहां से बाहर निकाल लेंगे, इसको अलग जगह स्टोर कर देंगे। तो बेटे जी हमें यहाँ पे ये समझ में आया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। पहले ध्यान से समझना, मैंने बोला नो क्वेश्चन अंटिल आई आस्क टू पुट यू अ क्वेश्चन। ठीक, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। देखो बेटा पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस क्या थी? मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, देखो कैथोड और एनोड से करंट को पास करवाया, और उससे बना क्या? उससे मेरे पास क्लोरीन बनी और सोडियम बना। ठीक, तो मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाई। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रो मतलब करंट, लिसिस मतलब तोड़ना, करंट बना के करंट डाल के तोड़ना। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हमने पहले सेटअप कैसे लेते हैं? सेटअप में बेटा एक ही वेसल के अंदर कैथोड लेते हैं, एनोड लेते हैं, और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोलाइज करना होता है उसी को ले लेते हैं। अगर वेसल में जैसे ऐसा वेसल होना चाहिए, इसका बेसिकली देखा जाए तो इसका वेसल ऐसा होना चाहिए था कि ये एक वेसल और इसी वेसल के अंदर ये एनोड और ये कैथोड, और इसको बेटा अपन ने जोड़ दिया। मान लो एनोड किससे जुड़ता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और कैथोड किससे जुड़ता है? नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ। और यहाँ पे जिस भी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करना है वो हम यहाँ पे डाल देते। ये सेटअप होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ये सेटअप होता है कि एक वेसल लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, जिसको क्या बोला?
जिसको हमने एनोड बोला। एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा जिसको क्या बोला, कैथोड बोला। और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है वो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ले लिया होना था। ये सेटअप होता है, ठीक है जी। पर अगर कैथोड और एनोड पे बनने वाले प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर कैथोड और एनोड पे बनने वाले प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हो तो ऐसे केस में हम उसके बीच में पार्टीशन लगा देते हैं जिसको अपन डायाफ्राम बोलते हैं। पर डायाफ्राम जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया बिल्कुल कंप्लीट, उसमें पोरस पार्टीशन होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोलाइट सारी जगह फ्लो कर सके, ठीक। फिर ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस में डायफ्राम सेल क्या और विदाउट डायफ्राम क्या। इसकी जरूरत क्यों पड़ी डायफ्राम की, क्योंकि कैथोड और एनोड पे बनने वाले प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक। अगली बात, इसमें जो एनोड होता है एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। कि एनोड का मतलब जिस साइड अनायंस आए, कैथोड का मतलब जिस साइड कैटायंस, ठीक। एनोड पे होनी ऑक्सीडेशन ही है और कैथोड पे होनी रिडक्शन ही है। वो तो सेल जो मर्जी हो उसमें हमेशा अश्विनी सर का नाम वही रहेगा, एओ। अश्विनी सर का नाम क्या है, एओ। अश्विनी ओरी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड ऑलवेज, तो ये भूलने का ही नहीं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होनी तो रिडक्शन कैथोड, ठीक। तो एनोड पे आने हैं अनायंस, अनायंस की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, और उसने बना देना है अनायन के बाद कोई भी चीज है ना, अनायन इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली कैथोड पे क्या आने, कटायन, कटायन की क्या होनी, रिडक्शन, उसने इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं और उसने कोई और स्पीशीज बना देनी, उसका भी चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कैथोड और एनोड पे आयंस डिस्चार्ज होते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला, कैथोड और एनोड पे आयंस डिस्चार्ज होते हैं, उनका चार्ज खत्म होता है। देखो हुआ कि नहीं हुआ, डिस्चार्ज। इसलिए जो पोटेंशियल हमने यहां पास किया होगा, जो पोटेंशियल हमने यहां पास किया होगा फॉर डिस्चार्जिंग दिस आयंस ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उसको बोलेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल। एक डेफिनेशन लिख लो फटाफट से कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। बोले डिस्चार्ज पोटेंशियल इज पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन, potential needed to discharge an ion on its respective electrode, on its respective electrode। ये जो हम यहाँ पे पोटेंशियल दे रहे हैं ना, करंट को पास ऑन करवा रहे पोटेंशियल दे रहे हैं ना, ये कितना पोटेंशियल दें ताकि हमारे आयन डिस्चार्ज हो जाए, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, क्लियर। और ये डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, हमें ये ध्यान देना। डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, हमें ये ध्यान देना, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है बेटा, सबसे पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ व्हाट यू कैन से। देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल दोबारा से समझिएगा कि पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन, किसी आयन का डिस्चार्ज होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो करंट चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप दोगे ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए होगा उतना आसानी से आपका आयन डिस्चार्ज होगा। भैया थोड़ा पोटेंशियल देने से आयन डिस्चार्ज हो जाए तो आसानी से हो रहा है ना, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा तो मुश्किल होगा ना। तो lesser is the discharge potential, more easily ion can be discharged. Lesser is the discharge potential, more easily ion can be discharged. Clear? अब सबसे पहली बात, डिस्चार्ज पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात
डिस्चार्ज पोटेंशियल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। ठीक, तो पहला पार्ट आप लिखोगे, मैं इसको थोड़ा मिटा देना चाहूंगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। ठीक, सिर्फ इतने से पोर्शन पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं इसमें, सिर्फ समझाने के लिए इतने से पोर्शन में। डिस्चार्ज पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, और उम्मीद है डिस्चार्ज पोटेंशियल समझ में भी आ गया। क्या बोला डिस्चार्ज पोटेंशियल? पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन। डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक, किन किन बातों पे डिपेंड किया? पहला फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक, जैसे एनोड है, एनोड पे वो चीज आएगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। ठीक, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की जगह पहले आपने सबसे पहले इसमें लिख लो रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले लिख लो रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहला फैक्टर रिडक्शन पोटेंशियल। फैक्टर्स ऑन विच डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड, सबसे पहला फैक्टर लिखना रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा, एट एनोड, एट एनोड, जब हम एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है बेटा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो एट एनोड लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर इज, जितना कम होगा उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। लेसर इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, उतना ही कम डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, उतना ही कम डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिए। आगे क्लियर होता चली जाएगी बातें सारी। ठीक, दूसरी बात, लेसर रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, easier is the ion, easier is the ion to be discharged, to be discharged, उतना आसानी से आयन डिस्चार्ज होगा। ठीक, यानी एनोड पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम चाहिए, ये पहली बात हो गई। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इजीली एनोड पे आएगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और एट कैथोड, अगर कैथोड की बात करता हूं, कैथोड पे क्या होना चाहिए? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। देखो, कैल्शियम और सोडियम दो आयन थे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम दो आयन थे, दोनों पॉजिटिव थे। पॉजिटिव थे तो दोनों किस साइड चल पड़े होंगे? टुवर्ड्स कैथोड। दोनों किस साइड चल पड़े होंगे? कैथोड की तरफ। लेकिन यहाँ डिस्चार्ज कौन हुआ? सोडियम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और सोडियम में से सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो सकता था, इसलिए उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहा होगा। यानी कैथोड पे लेसर, कैथोड पे हम बोलेंगे मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर discharge potential, more easily ion can be discharged, ion can be discharged। तो पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा डिस्चार्ज पोटेंशियल पे बेटे, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे पहला फैक्टर पढ़ा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या पढ़ा? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये कह दिया कि अगर एनोड होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज होना है। कैथोड होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको रिड्यूस होना है। और ऐसे केस में, दोनों केस में, अगर आपका एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है।
और दो आयन इजीली डिस्चार्ज होते हैं। तो पहला फैक्टर आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ समझें, ठीक। जैसे मैं दो चार चीजें इस पर बताता हूं, आपने ये तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक। मान लो इसी चीज को समझाने के लिए, मैं रिडक्शन पोटेंशियल को समझाने के लिए कुछ चीजें लेना चाहता हूं, क्योंकि आगे NaCl को ही डिस्कस करना है मेरे को बेटा, ठीक। मान लो मेरे पास दो चीजें हैं भाई, ठीक है। एक चीज है MgCl2, ठीक है जी, और उसके साथ है NaBr, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक। बेटा ये बनेगा Mg2 पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव, क्लियर जी। और यहां से बनेगा बेटे Na1 पॉजिटिव एंड Br1 नेगेटिव, ठीक है जी। अब एट एनोड कौन कौन आएगा, चलो बताओ। एट एनोड, एनोड पे अनायंस आने हैं। अनायन कौन कौन से, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये दो आने हैं, दो आ गए। अब इसमें से कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, बेटे आपको पता है इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान किसका होगा, ब्रोमाइड का। नीचे जाके इलेक्ट्रॉन देना इजी होता है। तो आप बोलोगे ये हमारी सीरीज में भले ही नहीं था, बट अगर फुल सीरीज देखोगे तो उसमें होगा। आप बोलोगे ब्रोमाइड का रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस, देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, देयरफॉर डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस आल्सो। तो इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, और Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर के Br देगा, और ये Br और Br आपस में जुड़ेंगे और Br2 बना देंगे। ये एट एनोड ये रिएक्शन हो गया मेरे बच्चे, ठीक, क्लियर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है, वो जो सीरीज अभी बताई थी। बट एनी हाउ नहीं भी पता चलता कोई बात नहीं, आपको +1 की नॉलेज है ना। आपको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते हुए कम होती, इलेक्ट्रॉन देना इजी होता है, तो ब्रोमाइड बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी ऑक्सीडेशन इजीली होगी। दूसरी बात, इसी में एट कैथोड आ जाओ। अब कैथोड पे क्या आएगा बेटा, कैथोड पे कटायन आने, कटायन कौन कौन से हैं, ये और ये। तो यहां पे आ जाना है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, रादर सॉरी, और एंड Na1 पॉजिटिव। और इस पे क्या होनी है, रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, याद रखो फिर से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलती है, कहती है लिटल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू, बस छोड़ो इसके बाद की बात। जहां तक हमारे पास यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम था, ठीक। नीचे जाते रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर है। और कैथोड पे यानी ये मैग्नीशियम इजीली रिड्यूस होगा, इजीली रिड्यूस होगा, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो यहां प्रेफरेबली कौन आया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया होगा, मैग्नीशियम। तो अब देखो दोनों आयन में से कौन आसानी से डिस्चार्ज होता है वो आपको क्लियर हो रहा है। यहां पे भी 2 आयन थे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए, आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाला चाहिए, और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, आसानी से रिड्यूस होने वाला चाहिए। दोनों केस में हमारे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल तो कम ही चाहिए ना बेटा, कम से कम करंट पास करें, जल्दी जल्दी काम हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहली बात आई कि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल पे डिस्चार्ज पोटेंशियल कैसे डिपेंड किया,
वो मैंने आपको क्लियर किया कि एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। ठीक, इसी का एक और चीज पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको। हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। पहले हमने की मोल्टन NaCl और इलेक्ट्रोलाइट को बोला विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस फेज। अब हम बात करेंगे एक्वस फेज की। इसकी बात करेंगे एक्वस फेज, यानी अब हमने बात की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। ठीक, अब aqueous NaCl में हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास होगा NaCl will break up into Na1 positive and Cl1 negative। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरा होगा water will break up into H1 positive and OH1 negative। ये water, तो NaCl breaks up into Na1 positive Cl1 negative and water will break up into H positive। aqueous की बात कर रहे हैं ना। नाउ अब हम बात करेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या आना है बेटा, एनोड पे अनायंस आने हैं, तो यहां आएगा क्लोराइड एंड OH। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा, वैसे तो हमारे पास हम ये बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज, OH नेगेटिव की जगह ना अपन सिंपली वाटर बोलेंगे, क्योंकि ये मिल गया कहां से रहा है, OH नेगेटिव वाटर से मिल रहा है। ठीक, तो अपन वाटर लिख देंगे, OH नेगेटिव लिख देंगे, एक ही बात है। यानी ब्रैकेट में लिख रहा हूं OH नेगेटिव, है ना। ठीक, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि OH ने ऑक्सीडाइज होना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH यानी वाटर इज लेस देन Cl नेगेटिव। तो प्रेफरेबली हमारे पास यहां पे कौन आना चाहिए, OH नेगेटिव, क्योंकि एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए, कम चाहिए। एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए, कम चाहिए, इसलिए प्रेफरेबली कौन आना चाहिए, OH नेगेटिव। पर हमने क्या देखा, हमने यहां पे ये देखा कि यहां पे क्लोराइड आया। सर अभी ये क्या प्रॉब्लम, और क्लोराइड ने ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बनाया प्राइमरी चेंज की तरह, और क्लोरीन आपस में जुड़ के Cl2 बनाए, Cl2 गैस में। अब सर ये क्या बकवास है, आपने ऊपर पढ़ाया कि एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, और रिडक्शन पोटेंशियल कम यहाँ पे किसका है, वाटर का है, यानी OH नेगेटिव का है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। ठीक, फिर क्लोराइड क्यों आ गया यहां पर, वाई क्लोराइड इज देयर, क्या वजह है। ठीक, होना चाहिए था OH, लेकिन है क्यों बेटा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा फैक्टर। इस विंडो को खाली करता जाऊंगा, फैक्टर वाइज भरता जाऊंगा, ध्यान देना, इसलिए मैंने विंडो बनाई है। पहला फैक्टर रिडक्शन पोटेंशियल पढ़े थे, वो समझ में आया था। दूसरा फैक्टर हम यहां पे यूज करेंगे, सेकंड फैक्टर हम यहां पे यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ये सेकंड फैक्टर है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इस पे डिपेंड करता है। अब ओवर पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा समझिए। केमिस्ट्री की क्लास लगाने का मन नहीं करे और घर से केमिस्ट्री क्लास लगाने के लिए अपने सेंटर की तरफ चलने शुरू हुए, मन तो कर नहीं रहा, तो सुस्ती से चलोगे ना, किस तरह से पहुंच जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उस साइड जाने का मन नहीं करता, हमारी स्पीड उस साइड स्लो हो जाती है ना भाई।
तो फिर पापा पीछे चप्पल लेके आते है ना, और दे चप्पल में चप्पल, तब स्पीड बढ़ जाती है ना। तो जितना हमारे पे वर्क लगना चाहिए था, वर्क उससे ज्यादा लगा। तो ये चप्पल वाला काम है ना, ये ओवर पोटेंशियल है। समझ में आई मेरी बात? उसी तरह से देखो, किसी आयन की अगर स्पीड कम हो फॉर मूविंग टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड ड्यू टू मैनी रीजंस, देयर मे बी मैनी रीजन, साइज हो सकता है और भी बड़े फैक्टर हो सकते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे सारा क्लियर होना है, ठीक। तो मैंने बोला कि क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी आयन की स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है, और उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल की डेफिनेशन, ओवर पोटेंशियल इज एक्स्ट्रा पोटेंशियल given to increase the mobility of an ion, extra potential given to increase the mobility of an ion, or to increase the feasibility of a reaction. To increase the feasibility of a reaction is called as over potential. Is called as over potential. अब समझो बात क्या है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम था, यानी इसको ऑक्सीडाइज होना आसान था, इसको ऑक्सीडाइज होना आसान था, पर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो टूटेगा थोड़ी, और जब तक आयन बनेगा नहीं तब तक ऑक्सीडाइज होगा नहीं। तो भैया एस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पहले भैया इसको तोड़ने के लिए क्या दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दो। तो ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी ना। यहां ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ी वाटर को तोड़ने के लिए, तो OH नेगेटिव को ऑक्सीडाइज होने के लिए बेटे आपको दो पोटेंशियल देने पड़ेंगे भैया। जो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो तो देना ही देना है, प्लस इसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी चाहिए, जो कि क्लोरीन के केस में नहीं चाहिए, क्योंकि NaCl इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वो तो आसानी से डिसोसिएट करेगा। तो भले ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा था, पर क्योंकि इस OH नेगेटिव को एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, यानी कि इसको ओवर पोटेंशियल चाहिए, तो दोनों चीजें मिला के ऑक्सीडाइज करने के लिए पोटेंशियल दो प्लस ओवर पोटेंशियल दो, उस वजह से हमारे पास यहां पे क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH बिकम्स मोर। तो यहां पे बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज लेस, but as water is a weak electrolyte, therefore needs over potential, over potential, and hence its discharge potential increases, इसलिए इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, और हमारे पास प्रेफरेबली कौन आ गया, क्लोराइड। आना कौन चाहिए था, आना चाहिए था OH, पर आ गया क्लोराइड। ऑन द अदर हैंड, अब आ जाओ इधर मेरे दोस्तों, दूसरी चीज क्या होती है, एट कैथोड। अब बताओ कैथोड पे कौन कौन से आयन आए, अब बताओ कैथोड पे कौन कौन से आयन आए। देखो जी, कैथोड पे आया सोडियम 1 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव, ये दो आए। अब कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान में लाओ, ठीक, लेके आओ भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान में, क्या आएगी, लिटल, केदार, भाई, का,
नमक हराम, मुंशी, आलू जरा फीके, नमक से पकाता है। आप देखो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का यहां और हाइड्रोजन का यहां, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दोस्तों? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का। तो यहां पे प्रेफरेबली रिड्यूस कौन होगा? यहां प्रेफरेबली रिड्यूस होगा H पॉजिटिव। ठीक, क्यों? इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। क्यों डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा सर? अरे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा भाई, ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा, इसलिए H पॉजिटिव यहाँ पे रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जब भी पाएंगे और H2 गैस बनाएंगे, मजे करते हुए बाहर जाएंगे। ठीक, पर सर एक बात बताओ यार, ये H पॉजिटिव तो वाटर से बना था और वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट था, यहां पे भी तो ओवर पोटेंशियल चाहिए होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए होता होगा, पर बेटा सोडियम और H पॉजिटिव में फर्क देखो, रिडक्शन पोटेंशियल। तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज पोटेंशियल दे भी दिया, तब भी रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज्यादा ही रहेगा और तब भी डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव का कम ही रहेगा। भले ही यहां ओवर पोटेंशियल की जरूरत है, फर्क ही बहुत ज्यादा है। कहां? सोडियम ऊपर और हाइड्रोजन वो नीचे, यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें देना भी पड़ जाए, तब भी उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, थोड़ा बहुत ओवर पोटेंशियल देना भी पड़ जाए, तब भी उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम से कम होगा। बात समझ में आई? क्लियर? यानी दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा ओवर पोटेंशियल। क्या पढ़ा? ओवर पोटेंशियल। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा फैक्टर पढ़ा था ओवर पोटेंशियल। और ओवर पोटेंशियल क्या बोला बेटा? पोटेंशियल नीडेड, ठीक, या टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ एन आयन और टू इंक्रीज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल देते हैं उसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। वाटर के केस में ओवर पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वाटर इज ऑलवेज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टूटने के लिए ज्यादा पोटेंशियल देना ही पड़ेगा, तो हमारे पास इसको तोड़ने के लिए ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, हमने दिया। अब इन दोनों का पास पास होगा, इसलिए इस केस में इसका जो ज्यादा व्हाट यू कैन से ये ओवर पोटेंशियल हो जाने की वजह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के बावजूद भी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो गया, क्योंकि ओवर पोटेंशियल भी चाहिए था, तो ये प्रेफरेबली डिस्चार्ज नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन में पड़ा रह गया, ये Na1 पॉजिटिव, ये OH1 नेगेटिव सॉल्यूशन में पड़ा रह गया। ठीक, और बेटा यहाँ पे Na1 पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में पड़ा रह गया, बाहर क्या निकला? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इसलिए सॉल्यूशन में क्या रह गया? NaOH। सॉल्यूशन में क्या रह गया? NaOH। तो pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। बेस बना, बेस बनेगा तो pH बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बेटे आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl समझ में आया। अब दूसरा फैक्टर समझ में आया, ओवर पोटेंशियल। ठीक, पर अभी मेरे को पता है क्वेश्चन बहुत सारे होंगे तुम्हारे दिमाग, सर ओवर पोटेंशियल कहाँ कहाँ चाहिए, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो सर हमें कैसे समझाना है? या ठीक, be at ease, give me a broad smile, you'll get each and everything, don't worry। ठीक, अब यहां पे एक स्पेशल चीज पढ़ा रहा हूं मैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल का तीसरा आयाम समझाने के लिए। ठीक, ये तीसरा है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करता है। क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। पहला फैक्टर क्या था भाई? रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा फैक्टर क्या था? ओवर पोटेंशियल। अब तीसरा फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं बेटा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक, ये फैक्टर नंबर 3 है मेरे बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसके लिए समझाने के लिए प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक, आपको किसी तरह की सर आपका माइक बंद हो।
बुक्स में पूरी तरह से कुछ नहीं मिलेगा, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक, देखो भाई, अब जो अगला हमारे पास काम है वो क्या है बेटा, वो है बेसिकली कास्टनर केल्नर सेल नाम का एक सेल है। ठीक, कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है। ठीक, ये बड़ी जगह आगे काम आता है। ठीक, ये प्रोडक्शन ऑफ NaOH में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ NaOH, यानी NaOH जब हम बनाते लार्ज स्केल पे तो इसी से बनाते हैं। और बेटा बहुत मस्त है ये, क्योंकि इससे डिस्चार्ज पोटेंशियल समझाने का इससे बढ़िया एग्जांपल दुनिया में नहीं है, बशर्ते आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, देखो इसमें हमने क्या किया, एक ऐसा करके सेल ले लिया, ठीक जी, इस सेल को एक एसेंट्रिक व्हील पे टिका दिया। एसेंट्रिक व्हील समझे भैया, एक साइड से मोटा एक साइड से छोटा है। ठीक, तो जब ये मूव करेगा ना, तो जब ये मोटे वाली साइड ऊपर जाएगी सेल ऊपर आ जाएगा, छोटे वाली साइड आएगी तो सेल नीचे आएगा। तो ये यूं 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 रॉकिंग मोशन इसमें प्रोड्यूस होता है, और ये सपोर्ट देती भाई, नीचे गिर गया मेरा सेल, है ना, ये सपोर्ट आगे लगा। अब इस सेल के अंदर मैं क्या करूंगा, स्लेट के पार्टीशन करूंगा। ये लो जी, ये हो गया स्लेट का पार्टीशन नंबर 1, और ये हो गया जी स्लेट का पार्टीशन नंबर 2। ये 2 स्लेट के पार्टीशन हमारे पास हो गए। ठीक, पर आप देख रहे हैं कि स्लेट के पार्टीशन आर एक्चुअली नॉट कंप्लीट, है ना जी, कंप्लीट थोड़ी है। स्लेट समझते, स्लेट वो तख्ती लेके जाते हैं ना बच्चे, है ना, छोटी सी स्लेट जिसके ऊपर चौक से लिखते हैं, तो ऐसे स्लेट का पार्टीशन हमने इसमें कर दिया। ठीक, और हमने क्या किया, इसके नीचे यहाँ पे मरकरी डाल दिया। क्या डाल दिया, मरकरी, और इतना डाला कि स्लेट जो है उसमें डूब जाए। ये बेटा जी हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, सर आपका माइक फिर बंद हो गया। ओके सॉरी, बीच में कॉल आ गया है। एनीहाउ, ये स्लेट का पार्टीशन है। ठीक, ये स्लेट के पार्टीशन में हमने ऐसे करके, अब बेटा देखो इससे ना इसके 3 कंपार्टमेंट बन गए। क्यों जी, बन गए कि नहीं। अब हमने अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसके अंदर वाले कंपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या है, कैथोड है कि एनोड है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। और इधर भी बाहर वाले कंपार्टमेंट में भी एक एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक, ये कैथोड एक्ट करेगा या एनोड एक्ट करेगा बाद में बताता हूं मैं आपको। ठीक, अब इसमें ना 3 कंपार्टमेंट हो गए। ठीक, ये आउटर कंपार्टमेंट है 2 और एक अंदर वाला कंपार्टमेंट है। क्लियर। ठीक, अब ये जो आउटर कंपार्टमेंट पे है, आउटर कंपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, आउटर कंपार्टमेंट में हम डालेंगे बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन ये आउटर कंपार्टमेंट में डालना, दोनों आउटर कंपार्टमेंट में क्या डाला, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होती है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl aqueous, NaCl aqueous 40% NaCl सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हो, 40% NaCl सॉल्यूशन डालना। ठीक,
और यहां पे बीच वाले कंपार्टमेंट में हम क्या डालेंगे, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। बना क्या रहे हो भाई, एक्वस की जगह डाइल्यूट कर लो, डाइल्यूट NaOH। बना क्या रहे मेरे बच्चे, NaOH। डाला भी क्या, डाइल्यूट NaOH अंदर वाले कंपार्टमेंट, और बाहर वाले कंपार्टमेंट में क्या, ब्राइन। ठीक, अब समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शंस इन द आउटर कंपार्टमेंट, रिएक्शंस इन आउटर कंपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या था, NaCl, एक्वस। तो NaCl must have broken into Na1 positive and Cl1 negative, Na1 positive and Cl1 negative। और जो वाटर है, वाटर will have been broken up into Na1 H positive and OH1 negative। क्यों जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, लो अब हम क्या करेंगे, ऐड NO। तो पहले समझ लो, ठीक, एनोड जो है उस पे क्या आएगा, उस पे बेटा क्लोराइड आयन आएंगे और OH नेगेटिव आयन आएंगे। हम यहां पे एनोड कौन सा लेंगे, आयरन का एनोड। ये लो, इसको हमने एनोड बना दिया। ये जो बाहर लगाए हैं इसको एनोड बनाते हैं अपन। ठीक, ये जो बाहर है इसको एनोड बना दिया। ठीक, और एनोड को कौन से टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हो भाई, एनोड जिससे अनायन आयन कैसा होगा, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हमने जोड़ दिया, जो ये आयरन के थे, किसके थे, आयरन के बना दिए, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया जिसको। ठीक, अब इन दोनों में से कौन आएगा, अभी पढ़ चुके हो आप। इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। पढ़ा था ना अभी आपने कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टूटेगा नहीं, तो ओवर पोटेंशियल चाहिए था, इसलिए बेटा यहाँ पे OH आया। क्या आया, OH नहीं आया, OH आना चाहिए था, पर आया कौन, क्लोरीन। Therefore, chloride will be oxidized to chlorine। ये प्राइमरी चेंज हो गया, और क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़े, Cl2 बन गया, बाहर निकली Cl2। तो ये जो आउटर कंपार्टमेंट है बेटे, इसका एक वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, और वो वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिला आउटर कंपार्टमेंट में से, क्लोरीन। वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट क्या मिला, क्लोरीन। बाहर वाले कंपार्टमेंट में से क्लोरीन मिला। ये तो एनोड का रिएक्शन था, किसका रिएक्शन था, एनोड का। अब समझो जी एट कैथोड। ठीक, एट कैथोड। अब कैथोड जो है उस पे फटाफट बोलो कौन कौन से आयन आएंगे, सब दो ही तो हैं, Na1 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव। पर एक बात बताओ, बाहर वाले कंपार्टमेंट में भैया कैथोड कहां है यार, है कहीं क्या, अरे बाहर वाले कंपार्टमेंट में तो अपन कैथोड लगाने भूल गए, यहां तो है ही सिर्फ एक, और तो कुछ लगाया ही नहीं। तो बाहर वाले कंपार्टमेंट में कैथोड जो है ना, वो मरकरी को वर्क करना पड़ा। मरकरी विल वर्क एज कैथोड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी यहां पे मरकरी works as cathode, works as cathode,
बेटा इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। भैया अगर हमारे पास एनोड है, कैथोड नहीं है, तो कोई मेटल को कैथोड वर्क करना पड़ेगा। अगर मरकरी आया तो कैथोड वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह जिस कंपार्टमेंट में एनोड नहीं होगा, कैथोड मेटल को वर्क करना पड़ता है। जिसमें एनोड नहीं होगा वहां कैथोड। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक। कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कैथोड ना हो, कोई मेटल हो, ठीक, तो कैथोड की तरह वर्क करेगा। एनोड ना हो तो वो एनोड की तरह वर्क करेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज गायब है। तो यहां बाहर वाले में मरकरी एक्ट एज कैथोड। अब बेटे यहां पे दो आयन है, सोडियम 1 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव। बेटे आपको अभी पीछे मैंने करवाया था कि जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव में भला ही हमें थोड़ा बहुत क्या चाहिए होता है, ओवर पोटेंशियल, बट क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल उसके मुकाबले बहुत कम है, तो प्रेफरेबली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, H पॉजिटिव। बट एक और बात आ गई बेटा, हाइड्रोजन की मरकरी की तरफ अफिनिटी नहीं होती। मरकरी के ऊपर नॉन मेटल्स की अफिनिटी होती है सिवाय हैलोजन की। बट एनी हम वो ना बोलूं, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं हाइड्रोजन की अफिनिटी मरकरी की तरफ नहीं होती, तो उसकी मोबिलिटी टुवर्ड्स द मरकरी और भी कम हो गई। यानी H पॉजिटिव की मोबिलिटी टुवर्ड्स द मरकरी बहुत कम हो गई बेटा। अब इसको बढ़ाने के लिए ओवर पोटेंशियल और ज्यादा चाहिए होगा। अब प्रॉब्लम समझो। पहली प्रॉब्लम ये, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि जो हमारे पास Na1 पॉजिटिव है, ठीक है ना बेटा, और H1 पॉजिटिव है, इसमें से H1 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा है, बट वो वाटर से बना, उसको पहले ही क्या चाहिए था, ओवर पोटेंशियल। उसको पहले ओवर पोटेंशियल चाहिए था। ऊपर से मरकरी की तरफ इसकी अफिनिटी भी कम है, एक और ओवर पोटेंशियल चाहिए। तो ओवर पोटेंशियल दो जगह चाहिए। उस वजह से डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव का कम हो गया, क्योंकि अभी दो ज्यादा हो गया रादर। क्यों? दो जगह ओवर पोटेंशियल चाहिए। पहले वाटर को तोड़ो भी, फिर भी H पॉजिटिव सुस्त चला हुआ है, उसकी मोबिलिटी बढ़ाओ भी। तो झक मार के यहां डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा, सोडियम का। एक और चीज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक, तो मरकरी यहां पे था, तो एज मरकरी वर्क्स एज कैथोड, H या वाटर नीड्स मोर ओवर पोटेंशियल, यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, मोर ओवर पोटेंशियल। therefore discharge potential of sodium is less। तो सोडियम 1 पॉजिटिव यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम में चेंज हो जाएगा, समझ में आई बात, और सोडियम यहां मरकरी में आएगा, इसलिए सोडियम अमलगम, ऐसे Na1 पॉजिटिव का मरकरी में खुला हुआ सोडियम अमलगम बन जाएगा। दोबारा से समझते हैं इस सारे फिनोमिना को आउटर कंपार्टमेंट के, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि आउटर कंपार्टमेंट में हमारे पास एनोड पे दो आयन थे, क्लोराइड एंड OH। दो आयन थे, क्लोराइड एंड OH। OH वाटर से बनना था, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट था, टूटना मुश्किल था, ओवर पोटेंशियल चाहिए था, तो ये नहीं ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, क्लोरीन। तो क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बना, क्लोरीन गैस बाहर। अब जो कैथोड है, कैथोड पे दो आयन, Na1 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव। अब ये जाना किस साइड चाहिए हमारे पास, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका, हाइड्रोजन का। तो जाना चाहिए था H पॉजिटिव, लेकिन H पॉजिटिव को दो जगह पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत है। पहली बात, वो वाटर से बना है, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एनर्जी दो तोड़ने के लिए। दूसरी बात, मरकरी की तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं है, इसलिए H पॉजिटिव की मोबिलिटी भी स्लो है, तो दूसरा और पोटेंशियल दो, तो इसलिए इसका ओवर पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके बजाय सोडियम ही
वहां पे इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाता है, तो सोडियम 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे सोडियम बन जाता है और मरकरी में घुल मिल जाता है, जिससे मरकरी अमलगम की तरह, सोडियम अमलगम की तरह बनता है। ये आउटर कंपार्टमेंट। नाउ कंपेयर दीज रिएक्शंस with reactions in inner compartment. Reaction in inner compartment. घबराओ नहीं, अभी सब कुछ जॉट डाउन करूंगा ना, पानी की तरह चीज क्लियर होगी, वाटर, समझ में आई बात, टेंशन नहीं। रिएक्शन इन इनर कंपार्टमेंट, अंदर के कंपार्टमेंट में कैसे रिएक्शन होंगे, ठीक। देखो दोस्तों, अंदर के कंपार्टमेंट में है क्या हमारे पास, बोलो जरा, NaOH. So NaOH will be tooting into Na1 positive and tooting into OH1 negative. And we also have water. Water is tooting into H positive and tooting into OH1 negative. ठीक है दोस्तों। Now at anode, अब भैया ये एनोड ये था क्या, एनोड ये था, ये बाहर वाले कंपार्टमेंट में, तो अंदर वाले कंपार्टमेंट में इसको किससे जोड़ा होगा, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी बेटा मजे की बात ये, यहाँ पे कैथोड है, अंदर एनोड मिसिंग है, अंदर एनोड मिसिंग है। अगर एनोड मिसिंग है तो मरकरी हैज टू वर्क एज एनोड, तो अंदर के कंपार्टमेंट में इस मरकरी को एनोड की तरह वर्क करना है। मैंने पॉजिटिव 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 लगा दिया है, यानी अंदर के कंपार्टमेंट में मरकरी एनोड, बाहर के कंपार्टमेंट में मरकरी कैथोड। बात वही है, जो इलेक्ट्रॉन गायब है, यहाँ एनोड था तो इसको कैथोड वर्क करना पड़ा, यहाँ कैथोड था तो इसको एनोड वर्क करना पड़ा। इंडक्शन, तो देखो जी, बल्कि ये कहूं कि अब हमने ना सेल को इसको मूव करवा दिया होगा, इस पहिए को, तो इसे लगातार इसमें रॉकिंग मोशन रहता है, टिक 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 टिक, ऐसे रॉकिंग मोशन हमेशा रहता है, उसकी वजह से मरकरी ऐसे 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 फ्लो करता रहता है। तो अब ये सारी जगह मरकरी ना होके एक्चुअली ये सोडियम अमलगम हो गया, एक्चुअली क्या हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, ठीक है। तो मरकरी पर उसमें सोडियम घुल गया था ना, यहां से यहां पे सोडियम बना था, घुल गया, सोडियम अमलगम बन गया। हाँ जी। नाउ एट एनोड, एनोड पे अब अनायंस कौन कौन से भैया, अनायन तो एक ही है, OH नेगेटिव, तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन है क्यों, देखो बेटा, यहां एक मेटल भी है और OH है, यहां इलेक्ट्रॉन O को देने हैं और यहां इलेक्ट्रॉन सोडियम को देने हैं। क्या तुम बता सकते हो सोडियम और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देगा? अरे यार, एक लल्लू भी बता सकता है कि मेटल नॉन मेटल के मुकाबले ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली Na will give electron easily as compared to OH। तो भले यहाँ पे आयन एक था पर ऑक्सीडेशन सोडियम की हो गई, तो सोडियम जो होगा यहाँ पे क्या होगा, आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट में सोडियम कहां पे था, यहां था, यहां बन गया था सोडियम अमलगम, ठीक है जी। सोडियम ऑक्सीडाइज होगा और सोडियम ऑक्सीडाइज होके Na1 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे और ये सोडियम 1 पॉजिटिव कहां जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर, गोज इन सॉल्यूशन, गोज इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये एनोड का रिएक्शन हो गया, क्लियर, क्यों हुआ समझ में आ गया भैया। सोडियम भी था, OH भी था, आसानी से इलेक्ट्रॉन किसने देने थे बेटा, सोडियम नहीं तो देने थे ना। देखो इंपॉर्टेंट बात, एट कैथोड, जरा बताओ कैथोड पे कौन कौन से आयन आने हैं, बोलो बोलो। कैथोड पे हमारे पास दो है, यहाँ पर Na1 पॉजिटिव
और H1 पॉजिटिव। लेकिन अब कैथोड किसका है? आयरन का। किसका है? आयरन का, या कार्बन का बना लो यार, कार्बन का। क्या अब आपका इलेक्ट्रॉन मरकरी का है? नहीं है। तो अब क्या इसकी मोबिलिटी H पॉजिटिव की कम होगी? नहीं होगी। वही ओवर पोटेंशियल जो वाटर के लिए चाहिए, सिर्फ वही मोबिलिटी बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए। तो फिर वो पुराने वाला केस हो गया, जब Na1 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था? बोला H1 पॉजिटिव का बहुत ज्यादा था। तो थोड़ा बहुत अगर वाटर को तोड़ने के लिए चाहिए भी होगा, नो वरीज, तब भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, जिससे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा। तो प्रेफरेबली यहाँ पे कौन आएगा? H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन बनेगा, H और H जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बनेगी। तो अंदर वाले कंपार्टमेंट से बाहर कौन गया बेटा जी? अंदर वाले कंपार्टमेंट में से बाहर हमारे पास आया हाइड्रोजन H2। ठीक। अब मुझे आपको क्या दिखाना था बेसिकली? बेटा मेरे को सिर्फ एक चीज दिखानी थी, कैथोड देखो जरा, और यहां पे कैथोड देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। यहां पे भी कैथोड में Na1 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव, और यहां पे भी कैथोड पे Na1 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव। लेकिन यहां सोडियम 1 पॉजिटिव डिस्चार्ज हुआ और यहां H पॉजिटिव डिस्चार्ज हुआ। अरे किस बात का फर्क पड़ गया यार? सिर्फ इस बात का कि यहां कैथोड मरकरी था और यहां कैथोड कार्बन था। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? यानी हाइड्रोजन वगैरह मरकरी पे कभी डिस्चार्ज नहीं होते, हाइड्रोजन मरकरी पे कभी डिस्चार्ज नहीं होता। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी फर्क पड़ता। घबराओ नहीं, मैं क्लियर तो तुम्हें सारा कर दूंगा लास्ट में इजीली। तो पहले इस पूरी कंडीशन को समझ लो, ठीक, कि यहाँ पे कैसे हमारे पास दो कंपार्टमेंट थे, बाहर वाले कंपार्टमेंट, अंदर वाला। चलो यहाँ तो एनोड का समझ में आ ही रहा था कि क्लोरीन में जाना था, और वहां OH न जाके सोडियम क्यों आया वो समझ में आ गया कि सोडियम मेटल था, मेटल ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड पे दोनों जगह आयन सेम थे, लेकिन यहाँ कैथोड किसका था? मरकरी का। वहां हाइड्रोजन नहीं आता, तो सोडियम यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ किसका था? यहाँ था बेटा कार्बन का, उस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड किया। क्लियर? एक लास्ट बात समझाऊंगा, उसके बाद हम सारी थ्योरी को जॉट डाउन करेंगे और पता चलेगा यार हमें तो सब कुछ आ गया, अभी हमें बहुत परेशानी हो रही है, ये भी नहीं आ रहा सर, इतना मुश्किल लग रहा है। अरे मुश्किल है ही नहीं, इट इज वेरी इजी। ठीक, पर थोड़ा सा है ना कि शब्द एक जैसे रिडक्शन पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, यार ये नहीं समझ में आता, तो अपन उसको इजी बनाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, गिव मी अ ब्रॉड स्माइल। ठीक, सिर्फ आप इसको समझने की कोशिश अभी के लिए करें, तो कास्टमैन कैल्डर सेल आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कंपटीशन में कि आउटर कंपार्टमेंट में मरकरी कैसे वर्क किया और इनर कंपार्टमेंट में मरकरी कैसे वर्क किया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, आउटर कंपार्टमेंट से बाहर क्या निकला? क्लोरीन। इनर कंपार्टमेंट से बाहर क्या निकला? हाइड्रोजन। और ये जो सोडियम, सोडियम 1 पॉजिटिव, ये सॉल्यूशन में गया, तो सॉल्यूशन से H पॉजिटिव निकलते चले गए, इसलिए सोडियम आते चले गए, NaOH बढ़ता चला गया। डाइल्यूट से क्या होता रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड। तो NaOH बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसको निकाल देंगे दोस्तों और पानी डाल देंगे, चलते रहेगा प्रोग्राम। NaOH बाहर निकलता रहेगा, पानी डलता रहेगा बीच वाले कंपार्टमेंट में। तो ऐसे NaOH बनाते बाय कास्टनर कैल्डर सेल। एक लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, चौथा फैक्टर जिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल को हमने डिपेंड करवाना है, और उसके बाद दो एग्जांपल और देने हैं मैंने, बस इलेक्ट्रोलिसिस खत्म करनी है और फिर उसके बाद अपन इसके सारे फैक्टर्स को समझेंगे।
ठीक, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने NaCl पढ़ाया है ना, इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ किसकी करवाई अभी तक, सिर्फ और सिर्फ NaCl। पहले मोल्टन, फिर एक्वस, कास्टनर कैलर में भी क्या, NaCl। ठीक, नाउ सी नेक्स्ट। अब है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl। क्या लेंगे, वेरी डाइल्यूट NaCl, वेरी डाइल्यूट NaCl। ठीक, पानी डालो लेकिन बहुत ही ज्यादा डाल दिया। तो भैया यहां पर Na1 पॉजिटिव, NaCl will break up into Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। ठीक, और वाटर will break up into H1 positive, OH1 negative। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये ध्यान देंगे प्लीज, चौथा फैक्टर पढ़ा रहा हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल का। ठीक, अब एट एनोड, एट एनोड कौन कौन से आयन आएंगे, एनोड पे अनायन आने हैं, Cl1 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव। अभी तक आपने यही पढ़ा कि इसको ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, वाटर से बन रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो Cl नेगेटिव आता है। पर बेटा यहां पे इसकी कंसंट्रेशन इज वेरी लो, वेरी लो। तो बेटा जितने में एक क्लोराइड आएगा, डिस्चार्ज होगा, वो तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद OH बहुत सारे बचेंगे, वही डिस्चार्ज होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन OH की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl। तो भैया जब ये इकट्ठे होंगे यहाँ पर OH बहुत सारे, क्लोराइड इक्का दुक्का, तो भैया जो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज ज्यादा हो ही जाएगा ना, भले ही उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा, पर है ही वो आसपास सबसे ज्यादा। यानी अगर मान लो 3 क्लोरीन डिस्चार्ज हो गए, 300 OH डिस्चार्ज हो, तो प्रोडक्ट किसका लिखोगे। मान लो ये सारा क्लोरीन डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद OH हो रहा है, और ये डिस्चार्ज हुए मान लो 3 और ये 300, तो किसका प्रोडक्ट लिखोगे। भले ये डिस्चार्ज हो गया लेकिन हम तो प्रोडक्ट इसका लिखेंगे ना, जो मैक्सिममली मिल रहा है। इसलिए चौथा फैक्टर हमारे पास आया यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन। चौथा फैक्टर क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन। बेटा जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है वो तो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होगा ही होगा। यानी यहां पे प्रेफरेबली होना चाहिए था क्लोराइड, लेकिन हो कौन गया, OH नेगेटिव। हो कौन गया, OH नेगेटिव। बेटा जब कभी भी OH नेगेटिव की डिस्चार्ज लिखा ना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे लिखना हमेशा। OH टूटा तो उसने OH बनाया, इलेक्ट्रॉन दिया, यही होगा ना भाई, ऐसे तो स्टेबल है नहीं। अपन क्या करेंगे, ऐसे 2 OH लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यहां 2 OH ऐसे बनते होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जाते होंगे। अब ये OH और OH आपस में जुड़ के ऐसे करके H2O वाटर बनाता होगा और एक फ्री ऑक्सीजन बनता होगा, वेरी वेरी एक्टिव। इसलिए इसको डबल कर देंगे, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। यानी जब भी OH का डिस्चार्ज लिखोगे ना बेटा कभी भी जिंदगी में, तो एक OH नहीं लेना है। कितने OH लेने, 4। उससे क्या होगा, ये 2 वाटर और O जुड़ के क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं होती, समझाने के लिए बताया आपको। ये बताया कि जब भी OH लिखना है हमेशा 4OH लिखना है। 4OH का डिस्चार्ज लिखते हुए आप यहाँ पे 2 वाटर लिख देंगे, H2O प्लस O और O जुड़ के क्या, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जिंदगी में कभी भी OH का डिस्चार्ज लिखोगे तो हमेशा 4 OH गिविंग अस 2 वाटर एंड ऑक्सीजन। बेसिकली यहां से ऑक्सीजन मिल रहा होता है। क्लियर।
और 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ऐसे लिखना है अगर OH का डिस्चार्ज हो। और एट कैथोड, कैथोड में क्या आना है भाई? ऑब्वियसली Na1 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव एंड H1 पॉजिटिव, यही तो आना है। और अगर Na1 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव आया तो बेटा एक तो वैसे ही हमें पता रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज्यादा है, डिस्चार्ज यही होना, ऊपर से कंसंट्रेशन भी इसकी ज्यादा है, तो ये तो इजी था कि H पॉजिटिव ही यहाँ पे डिस्चार्ज होना था, हाइड्रोजन बननी थी, H और H जुड़ा, H2 बन गया। तो यहां से देखा जाए कैटायन और एनायन दोनों ही किसके गए? वाटर के। तो अगर बहुत ही डाइल्यूट होता है ना कोई भी सॉल्यूशन, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की होती है। बहुत ही डाइल्यूट होता है कोई सॉल्यूशन तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की होती है। इसलिए जब भी कभी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, 2-4 ड्रॉप, उससे इसकी कंडक्टिंग पावर तो बढ़ जाती है, पर डिस्चार्ज किसी तरह से किसका होता है? वाटर का। तो थोड़ा बहुत सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ा बहुत यार बेस डालते, कुछ भी डालते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कंडक्टिविटी बढ़े, लेकिन डिस्चार्ज इसी का होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर ही हुआ करता है। तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होगा, कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की Cl से ज्यादा होगा। बेटा क्लियर हो गया? समझ में आया? लास्ट 2 इलेक्ट्रोलिसिस करके इसको कंप्लीट कर रहा हूं एंड देन विल बी जॉटिंग आउट द पॉइंट्स। ये सारे गपशप को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक? चलिए अब 4 चीजें पढ़ ली। पहला पढ़ा रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा क्या पढ़ा? ओवर पोटेंशियल, तीसरा क्या पढ़ा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा क्या पढ़ा? कॉन्सेंट्रेशन। आगे देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या ले रहा हूं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट सूखा सूखा तो लेंगे नहीं यार, कॉपर सल्फेट एक्वस 2 तरीके से, ध्यान से देखिएगा। पहले यूजिंग inert electrodes like platinum, carbon etc. inert electrodes जो अपने आप पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कॉपर सल्फेट will be toting up into copper 2 positive, sulfate 2 negative, and water is also breaking up into H1 positive, OH1 negative. Now add anode. एनोड पे कौन कौन से आयन आने हैं फटाफट बताओ? सल्फेट आना है जी और OH आना है। अब एक बात समझ लो, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट ऐसे आयन्स कभी डिस्चार्ज नहीं होते। कौन कौन से बोल रहा हूं? यहां लिखो सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स ऐसे आयन आर नेवर डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज नहीं होते बेटा कभी भी। क्यों नहीं होते? तो बेटा इसमें रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन मूव भी करते रहते हैं तो बाहर कैसे निकलेंगे? स्टेबिलिटी होती है ना रेजोनेंस से। तो सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होता है, ये आसानी से देते ही नहीं, फिर कभी डिस्चार्ज होते नहीं। तो ये काट दो, ये तो डिस्चार्ज होना ही नहीं, तो बचा ही क्या? OH, और OH का सरनेम कैसे दिखाया? 4OH नेगेटिव गिविंग अस 2 वाटर, अभी तो लिखवाया प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव और H1 पॉजिटिव, बोलो कौन आएगा? हमारे पास इलेक्ट्रिकल के दार भाई करना होगा, हम 94 डिग्री नंबर से पकाता है, उसके बाद आता है Cu, कॉपर बाद में आता है।
इसलिए यहां पे कौन आएगा, कॉपर विल बी रिड्यूस्ड, कॉपर 2 पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू कॉपर। क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर देन H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर देन H1 पॉजिटिव। तो भैया ये हो गया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड पे एनोड पे बना ऑक्सीजन और कैथोड पे बना कॉपर। नाउ यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, इसी को करना चाह रहे हो, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड भी कॉपर के लेने, तो भैया कॉपर सल्फेट will be tuning into copper 2 positive and tuning into sulfate 2 negative, and water is tuning into H1 positive and OH1 negative at anode. At anode, anode पे कौन कौन से आयंस, सल्फेट OH negative, बट एनोड है किसका बेटा, अपने आप कॉपर का। कॉपर इज अ मेटल, इलेक्ट्रॉन देना इजी, तो ना ये डिस्चार्ज हुआ ना ये डिस्चार्ज हुआ, कॉपर अपने आप मेटल था, कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स, जो अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स जो अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं बोलते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड। तो एट एनोड कॉपर ही हो गया, और एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कौन कौन से आए, कॉपर 2 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव, यही दो। अब इसमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, कॉपर का ही, तो ये कॉपर बन गया। तो देखो मेरे बच्चों, अगर कोई मेटल ऐसा हुआ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, अगर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए यूजिंग देयर ओन इलेक्ट्रोड्स, जैसे कॉपर, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। बोला AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, बोला सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ही रिड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आता है आगे, समझ में आई बात। तो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर ही रिड्यूस होगा। तो इसको अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। कब, कौन से अटैकिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आते हैं। अगर कोई चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के बाद आती है, तो जब उसमें करंट पास ऑन करवाया जाता है तो वही ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस होती है, अगर इलेक्ट्रोड भी वही हो। हाँ, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ, ठीक। तो यानी लास्ट में हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन के बाद पांचवा फैक्टर जो आ गया, ये आ गया वेदर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगेन से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज जो आपके पास पटायन है। ये सिर्फ हाइड्रोजन से नीचे वालों के लिए होता है, ऊपर वालों के लिए नहीं, क्योंकि ऊपर में तो हाइड्रोजन ही आ जाएगी ना, यहाँ पर समझ में आई। हाइड्रोजन से नीचे वालों के लिए अगर मान लो कॉपर, आपको बोला राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे भी कॉपर, कैथोड पे भी कॉपर। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, एनोड पे सिल्वर, कैथोड पे सिल्वर, ठीक। अब इतना सब कुछ पढ़ा ना, दिमाग में कुछ रहा नहीं होगा, तो चलो शॉर्टकट। एनोड पे रिडक्शन, देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कम होना चाहिए। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कम से कम होना चाहिए ताकि आयन डिस्चार्ज हो सके। डिस्चार्ज होना मतलब उसका चार्ज खत्म होना, उसके लिए जो पोटेंशियल आपको देना है उसको क्या बोला, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए, इशू है, क्लियर। उसके लिए एनोड पे जो चीज होती है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, और कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, पर उसमें ओवर पोटेंशियल का यूज ना हो कहीं पर, यानी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से ना हो जैसे वाटर, या उसमें इलेक्ट्रोड मरकरी ना हो। मरकरी पे कभी हाइड्रोजन
डिपॉजिट नहीं होगा। और सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट तो कभी डिस्चार्ज होते ही नहीं। फिर अगर कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो तो उसकी जगह जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, समझ में आया? ठीक, ये तो सिंपल बात थी। तो हमने कितने फैक्टर्स पे इसको डिपेंड करवाया बेटा? हमने इसको करवाया 5 फैक्टर्स पे। पहला, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए? कम। कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। दूसरा फैक्टर क्या था बेटा हमारे पास? फटाफट बोलो। दूसरा फैक्टर था ओवर पोटेंशियल। कोई भी आयन अगर हमारे पास वाटर से या वीक इलेक्ट्रोलाइट से आता है या उसकी मोबिलिटी कम होती है तो उसके लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए। अगर ओवर पोटेंशियल चाहिए तो वो आसानी से डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे वाटर के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है। हाँ, अगर सोडियम और हाइड्रोजन में फर्क ही बहुत ज्यादा है, ठीक, तो वो आम इलेक्ट्रोड पे तो हाइड्रोजन जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज हो गया, मरकरी पे कभी हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होता। मरकरी पे कभी हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होता। मरकरी इलेक्ट्रोड आया तो हाइड्रोजन को काटा मार दो, दूसरा नहीं। फिर जिस चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होंगे। जिस चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वो प्रेफरेबली डिस्चार्ज होंगे। और लास्टली, अगर हम अटैकिंग इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी ऐसे पर्टिकुलर मेटल लेते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, अगर उसी का इलेक्ट्रोड लेकर के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बेटा वही ऑक्सीडाइज होता है, वही रिड्यूस होता है। ठीक, हाँ, अगर इनर्ट लेकर के करें तो ऑब्वियसली सल्फेट, कार्बोनेट वगैरह तो डिस्चार्ज होना नहीं, तो उसमें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड में हमेशा वही मेटल अगर वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। एक सिंपल टोटका और देता हूं बेटे, सिंपल बात, इससे सिंपल, बहुत इजी। एनोड पे ये देख लेना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एनोड पे क्या देख लेना? जो आयन है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो आसानी से देखना, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना देने वाले आयन की, तो आसानी से पता चल जाएगा। और कैथोड पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो दे देगा। बस एक चीज का ख्याल रखना कि इलेक्ट्रोड का नेचर मरकरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा, या कंसंट्रेशन बहुत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वो तो जाएगी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, खत्म। एनोड पे क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है। कैथोड पे क्या देखा? रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। बस सिर्फ साथ में ये ध्यान रखा कि भैया मरकरी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए या कंसंट्रेशन टू लो नहीं होनी चाहिए, बात ही खत्म। सो आज के लिए इतना ही। रेस्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक, इसको और ज्यादा एनालाइज करेंगे और इसके इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ पढ़ेंगे। ठीक, आप पहले इसको आराम से पढ़ लें। लेक्चर में ये पूरा का पूरा अभी भेज दूंगा आज या कल में। ठीक, उसको एक बार दोबारा देख लें, ध्यान से समझ लें, अपने पॉइंट्स बना लें, फिर डाउट्स पूछें मेरे से, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक, so thanks a lot for today. We'll be meeting you a day after tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.